जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 अभी कंटिन्यू हम करेंगे। पहले ज़रा आप आ जाएं पेज नंबर 289 पे, क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। नदीम हैज़ एग्रीकल्चरल लैंड इन ठट्ठा विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ गन्ना। ड्यूरिंग द ईयर ही कल्टीवेटेड 2 लाख टन ऑफ गन्ना। Out of the total cultivation, 1,40,000 ton of ganna was sold as it is to a sugar mill at a price of 4,550, whereas remaining को फारिग करें। चलें जी, 1,40,000 टन शुगर केन इसने शुगर मिल को बेच दी। तो शुगर मिल को अगर इसने गन्ना बेच दिया तो हमने पढ़ा था कि ऐसी सूरत के अंदर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। ठट्ठा पाकिस्तान में है। रेवेन्यू फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए ये लैंड यूज हो रही है। क्लियर? तो इसलिए ये इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। कैलकुलेटर पकड़ें। 4,550 मल्टीप्लाइड बाय 1,40,000 6। ठीक है, जो भी फिगर निकली है डेट इज योर एग्रीकल्चरल इनकम, डेट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसको हम ऐड करके लेस करेंगे, इसको ऐड करके लेस करेंगे। वेयर एज रिमेनिंग क्वांटिटी वॉज यूज्ड इन हिज ओन शुगर मिल। बकाया क्वांटिटी कितनी बची पहले? बाकी क्वांटिटी 6 लाख नहीं, 60,000। 60,000 टन वॉज यूज्ड इन हिज ओन शुगर मिल। वॉज यूज्ड इन हिज ओन शुगर मिल का मतलब है, अब गन्ना तो एग्रीकल्चर की चीज़ है, लेकिन गन्ने से शुगर बनाना कोई एग्रीकल्चर की चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक फैक्ट्री है। तो ये कुछ इस किस्म का सिनेरियो बनेगा। व्हेन अ पर्सन हु इज कल्टीवेटर of ganna uses ganna as raw material in his business of selling chini, then business income shall be calculated as follows: sale or fair market value of ganna. The sale of his sugar mill stood at 310 million. उसकी शुगर मिल की सेल किस पे है? 310 मिलियन पे। तो सेल हो गई 310 मिलियन। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपकी। अच्छा जी, 310 मिलियन। वेयर एज टोटल एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल अमाउंटेड टू 19 मिलियन। ये कौन से खर्चे हैं? माइनस करने वाले हैं या इग्नोर करने वाले हैं? माइनस खर्चे करने वाले, माइनस करने वाले हैं। अदर देन रॉ मटेरियल का मतलब है ये रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है, ये कोई और खर्चा है। तो इसको तो माइनस करना ही करना है। लेस एक्सपेंसेस अदर देन, यानी ये कल्टीवेशन के खर्चे नहीं है। कितने? 19। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्या मैंने माइनस करनी है? परचेज माइनस करनी है या प्रोड्यूस? प्रोड्यूस की क्या माइनस करनी है बोले? फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर एक्चुअल सीड का खर्चा और वो सारा दिया होता तो उसे हम क्या करते? इग्नोर करते। एक्चुअल सीड वगैरह का खर्चा इग्नोर करते, क्योंकि क्या गिवन है? फेयर वैल्यू गिवन है। तो फेयर वैल्यू उठानी है या फिर आपने बीज वगैरह का एक्चुअल खर्चा उठाना है? फेयर वैल्यू उठानी है। बता दें जी कितनी क्वांटिटी है? 60,000 टन मल्टीप्लाइड बाय, अगर बाजार से मैं खरीदता तो कितने की खरीदता? 4,550 की। जवाब बता दें। 273। दिस इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज टैक्सेबल और विच इज एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, क्योंकि ये तो मैं शुगर बेच रहा हूं ना, गन्ना तो नहीं बेच रहा हूं। आसान सवाल था ना, वेरी इजी। तो जो हजरात लेट आए हैं, ये इतना पोर्शन यूट्यूब पे आप अटेंड कर लीजिएगा। तो अब मैं चैप्टर 2 की तरफ मूव करने लगा हूं। मैं आप लोगों का वेट कर रहा था। ये 5-7 मिनट आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। अब क्या नोट करें यार, ये तो कर लेना था आप लोगों ने खुद ही। ज़रा जाके सोल्यूशन में नज़र मार लें। कौन सा क्वेश्चन है? 637 को हमने ऐड भी किया और एंड पे
लेस भी किया है। ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी जो कि एग्जेम्प्ट है, और पीछे इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें आपको पता है 310 माइनस 273 माइनस 19, 18 आ गया। डन। तो व्हाट इज टोटल इनकम? 655। व्हाट इज टोटल इनकम? 18। डन। मेरे ख्याल से ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। इतने से तीन वाली चीज़ों को ना वर्किंग में सॉल्व होना चाहिए था, इनको वर्किंग में सॉल्व होना चाहिए था, फिर ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती। अगर ये चीज़ें वर्किंग में सॉल्व होती तो फिर हमारा सोल्यूशन कैसे नज़र आता? कितना आसान सोल्यूशन है। 637 प्लस 18 इज इक्वल टू 655, और 637 क्यों माइनस कर दें? क्योंकि एग्जाम। डन। चलें जी चैप्टर 2 पे आ जाए। ओके अच्छा जी, ऑनलाइन क्लास में तो जो हुई थी आपकी दूसरी क्लास, उसमें तो ये डायग्राम मैंने इसी तरह बनाई थी, लेकिन सुबह जो क्लास हुई थी हमारी उसमें मैंने थोड़ा डायग्राम ऐसे टेढ़ी करके बना दी थी। बहरहाल डायग्राम तो वही है जो दूसरी क्लास में बनाई थी, और ये कुछ चीज़ें हमने नोट की थी वाइट बोर्ड पे। तो हम 5 से 7 मिनट लगाने लगे, और जो पहले 2 पेजेस हमने पढ़े थे सुबह उनको याद करने लगे हैं, क्योंकि पता नहीं याद करने का टाइम आपको घर जाके मिले या ना मिले। तो जो सुबह से हमने पढ़ा हुआ है उसको हम तरह रिवाइज करने लगे हैं। हमारे ये 2 बास्केट्स हैं, जो हजरात लेट आए हैं वो सुबह वाला लेक्चर आप अटेंड कर लीजिएगा यूट्यूब पे। हमारी 2 बास्केट्स हैं, अभी भी कोशिश करें शायद समझ आ ही जाए चीज़ें। एक बास्केट है उसका नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, दूसरी बास्केट है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। तो आपसे सुबह बात हुई थी कि 3 चीज़ें हमारी पहली बास्केट में जाएंगी। अब ज़रा याद करते रहें। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन रेज्ड एंड ऑल रीपेमेंट्स ऑफ लोन शैल बी क्रेडिटेड टू एफसीएफ। याद हो गया? याद हो गया। आगे चलें। ऑल अदर मनीज रिसीव्ड and any amount received by Supreme Court shall be credited to PF। ये पहला पॉइंट था। दूसरी हेडिंग थी कस्टडी। द कस्टडी ऑफ FCF and PF, study of FCF and PF and payments and withdrawals shall be regulated, shall be regulated। आगे बोलने क्या था? बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा होती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। ये पहली बात होगी। अच्छा, और प्रेसिडेंट भी इसमें अपना मशवरा दे सकता है। नेक्स्ट, एनुअल बजट स्टेटमेंट को छोड़ें, एफसीएफ की बास्केट में सुराख करेंगे और इसमें से खर्चे होंगे। प्रेसिडेंट की तनख्वाह, और इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह, चेयरमैन की, सेनेट की, और हाँ वो नहीं ऑडिटर जनरल की, ऑडिटर जनरल की तनख्वाह, इनकी तनख्वाह, फिर इनके ऑफिस के खर्चे, फिर इंटरेस्ट में 4 चीजें, इंटरेस्ट में 4 चीजें या लोन में 4 चीजें। नंबर 1 डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या आएगा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट, यानी रीपेमेंट ऑफ डेट। और इस बास्केट में से क्या निकलेगा? अमाउंट पेड फॉर जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला हुआ। तो ये चीजें किस बास्केट से निकाली जाएंगी? एफसीएफ से। इनका मुश्किल सा नाम होगा एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इधर ऐड कर लें, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मुल्क के लॉ ने यह कहा है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पेजेस नहीं मिले? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ें जी। एनुअल बजट स्टेटमेंट। हर साल एक सालाना बजट स्टेटमेंट बनेगी। जो सालाना बजट स्टेटमेंट जो है कौन बनाएगा और किसके सामने पेश करेगा? फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी हर साल सालाना बजट स्टेटमेंट, और पेश किसके सामने करेगी? नेशनल असेंबली के सामने। एक क्लास में मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, दूसरी क्लास में लिखी थी। एनुअल बजट स्टेटमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये वाली लाइन, शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली।
फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने सालाना बजट स्टेटमेंट पेश करेगी। सालाना बजट स्टेटमेंट में होगा क्या? इन ईच फाइनेंशियल ईयर फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। इसमें आपके होंगे एस्टिमेटेड रिसीट्स हुकूमत के और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। अच्छा जी, एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, अलग अलग बताएगी। ये लफ्ज नहीं बोलना, इसके साथ एक लफ्ज ऐड करने, अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो 81 वाले, एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द अदर एक्सपेंसेस टू बी चार्ज्ड ऑन एफसीएफ। लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज इधर नहीं लिखना, दूसरे वाले में, और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अलग अलग होगा। कॉपीज कुछ बच्चों को नहीं मिली हुई, हाथ खड़ा कर दें। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। अब ना ये फिक्रा आपने यहीं से उठाना है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ इन एनुअल बजट स्टेटमेंट shall be discussed in national assembly, however no voting will be required, voting required नहीं होगी। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? जैसे सड़कें बनाने वाला खर्चा है। अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, यहां से लिंक करने आपने, अदर एक्सपेंसेस इन एनुअल बजट स्टेटमेंट shall be submitted to नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट। हुकूमत से रिक्वेस्ट की जाएगी, खुदा के लिए हमें चंदा दे दो ताकि हम सड़कें, ब्रिज बनाना, हुकूमत के और खर्चे, सेहत का, इलाज के खर्चे पूरे कर लें, क्योंकि इसमें तो 81 वाले खर्चे हैं सिर्फ, तो इसलिए रिक्वेस्ट की जाएगी। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू दी डिमांड, असेंबली डिमांड मान जाए ना माने उसकी मर्जी है, और रिड्यूस भी कर सकती है डिमांड, एंड द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द सजेशंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। बस ये सादा सी बात थी। हाँ, इस पे हो सकती है, दूसरे वाले पे वोटिंग हो सकती है। अच्छा जी, अभी तक हमने पढ़ा है एफसीएफ क्या है, पीएफ क्या है, फिर अगले पॉइंट में हमने पढ़ा इसकी कस्टडी किसके पास है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि सालाना बजट स्टेटमेंट होती क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है एफसीएफ में से कौन कौन से खर्चे करने हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है सालाना बजट स्टेटमेंट का प्रोसीजर क्या है। अब एक शेड्यूल बनेगा इन दोनों का जो पीएम साइन कर देगा, एक शेड्यूल बनेगा जो पीएम साइन कर देगा। द पीएम शैल साइन अ शेड्यूल, उसमें वही दो चीजें होंगी। अब रिवर्स गियर चला दें, पीएम शैल साइन अ शेड्यूल, अब रिवर्स गियर चला दें, पीएम शैल साइन अ शेड्यूल स्पेसिफाइंग ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली एंड अमाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन एफसीएफ। अमाउंट रिक्वायर्ड क्लास अपनी तरफ से डाल लें, एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन एफसीएफ, इस पे साइन कर देगा पीएम। लेकिन पीएम ने जो तनख्वाहें वगैरह तय हुई है ना 81 में लोगों की, उससे ज्यादा नहीं कर सकता जो कि ले बिफोर नेशनल असेंबली थी। तो जितना ले बिफोर नेशनल असेंबली था उतनी ही तनख्वाहें अप्रूव हो सकती हैं, उससे ज्यादा अप्रूव नहीं हो सकती। नेक्स्ट, द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल, अब शेड्यूल दोबारा साइन हो गया पीएम से, अब दोबारा नेशनल असेंबली के पास जाएगा, साइन हो गया पीएम से, द शेड्यूल विल अगेन बी लेड बिफोर द, लेकिन अब ना डिस्कशन है ना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दोबारा जाएगा ताकि उनको तसल्ली हो जाए जो साइन किए थे वही चीज वापस आ गई है। और पॉइंट 3 आसान है, अगर साल के दौरान 3 मसले पड़ जाएं, 3 मसले, 3 में 2 एक जैसे हैं, ऑथराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज इनसफिशिएंट, सेहत के लिए पैसा कम पड़ जाए या इलाज के लिए पैसा कम पड़ जाए, द अमाउंट स्पेंट ऑन एनी सर्विस एक्सीड द अमाउंट ग्रांटेड, खर्चा ग्रांट किए हुए पैसों से बढ़ जाए, या कोई नई सर्विस की जरूरत पड़ जाए जैसे जंग लग गई, तो फेडरल गवर्नमेंट से अगेन ले बिफोर द नेशनल असेंबली या सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। ये तो आसान सी बात थी। नेक्स्ट, हाँ जी, टेढ़ा है, कोई नहीं, ये फील नहीं कर रहे थे, अब फील करेंगे, अब करना पड़ेगा, सीधा कर दो, फिर नहीं बताना होता ऐसी चीजें जी। अगला पॉइंट जी 85, ये मैंने एक क्लास में लिखा था, एक क्लास में नहीं लिखा था। अगर पीएम मौजूद नहीं है तो नेशनल असेंबली साइन कर दे,
और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट फौज के हाथ में होगी, वो साइन कर दे। अगर पीएम मौजूद नहीं है नेशनल असेंबली साइन कर दे, और अगर नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट जिसके भी हाथ में है वो साइन कर दे। ओके, तो अगर पीएम मौजूद नहीं होगा तो वोटिंग होगी। नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे होंगे वो वोटिंग करके साइन करेंगे क्योंकि पीएम मौजूद नहीं है। ये कौन सा पॉइंट था पहला वाला? 85 और ये 86। पहला 85, दूसरा 86। वोट ऑन अकाउंट, शायद पीएम पाकिस्तान में नहीं। द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा फॉर द खर्चे फॉर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 4 months इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल, ये वाला, इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग ड्यू टू पीएम एब्सेंस। और वही बात दोबारा करनी है आपने, लेकिन अब इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज, आगे सारी इंग्लिश वही है, तो फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज कर देगी। नेक्स्ट, हाँ जी, 86 पार्ट में असल में वोटिंग नहीं होगी, फौज के हाथ में हुकूमत है, वो जैसे भी डिसाइड कर दें। ओके, इसलिए 85 की हेडिंग वोट्स ऑन अकाउंट से 86 की नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी। 87 कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। सेनेट और नेशनल असेंबली के 2 हाउसेज हैं, सॉरी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। इन दफ्तरों में कॉमन नौकरी दी जा सकती है। नौकरियां देगा कौन? मजलिस शूरा। अब मजलिस शूरा तो इदारा, इसने क्या नौकरियां देनी है, तो असल में नौकरियां देगा स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर कहाँ होता है? नेशनल असेंबली में, और चेयरमैन सेनेट में। फाइनेंस कमेटी, इन मुलाजमीन की तनख्वाहें कौन तय करेगा? इन मुलाजमीन की तनख्वाहें नेशनल असेंबली या सेनेट तय करेगा। लेकिन नेशनल असेंबली या सेनेट, अगर ये तो इदारे हैं, इन्होंने क्या तय करनी है, तो ये कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में कौन कौन होगा? स्पीकर और चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके मोहतरम, ये जो अगला पोर्शन है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल करवाऊंगा। प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, ये 2 से 3 मिनट में हो जाना है, लेकिन शर्त ये है कि आप वो करके आएंगे पहले। ये देखना कॉपी पेस्ट है, लेकिन सूबे के लिए बातें हुई हैं, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है, कस्टडी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हैं। तो ये सारा 1.5 सफ़ा फारिग है, ये मैं आपको कल 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो फिलहाल आप आज की मेन चीज़ की तरफ आ जाएं, हमारा 1-1.5 सफ़ा जो रह गया। एक बहुत बड़ा मसला सूबों में पैसों की तकसीम, सूबों में पैसों की तकसीम, सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान की, सूबों में पैसों की तकसीम। भाई इसके लिए एक कमेटी बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। एक कमेटी बनेगी फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। फिर इसकी कोई ड्यूटीज होंगी, इसकी क्या होंगी? ड्यूटीज होंगी, मैं नोट करने दूंगा आप। एक कमेटी बनेगी, इसकी कोई ड्यूटीज होंगी। अच्छा, ये सफ़ा मैंने आपको ऑनलाइन में भी अपलोड कर दूंगा। ये सफ़ा मैंने आपको अलग से दे दिया है, जिसके ऊपर कुछ साथ लिखा भी हुआ है, तो वही सफ़ा भी मैं खोल के चल रहा हूं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी, कौन कौन होगा इसमें और क्या क्या इसकी ड्यूटीज हैं। प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद एक एनएफसी की कमेटी बनाएगा। इसमें हमारे फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं आजकल, तो फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंसेस होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस होंगे, और सच पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ। ये ना सूबों में सदर नहीं होता, सूबों में गवर्नर होते हैं, समझ आ रही है बात। और मुल्क का प्रेसिडेंट होता है और सूबों में गवर्नर होते हैं, और मुल्क का वज़ीर आज़म होता है और सूबों में वज़ीर आला होते हैं। वज़ीर आज़म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आला को चीफ मिनिस्टर, सदर को प्रेसिडेंट, और सूबों में सदर नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? गवर्नर, सूबाई सदर। अच्छा, तो 3 लोग होंगे, कितने जी? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट,
मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एंड नंबर 3 सच पर्सन एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर मशवरा विद गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। एनएफसी का काम क्या है? एनएफसी के भाईजान 3 काम है। एनएफसी के 3 काम है। एक, पहला काम सूबों में पैसे कैसे तकसीम करने हैं, फेडरेशन यानी हुकूमत पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में है उसमें, और सूबों में पैसे कैसे तकसीम करने हैं। नंबर 2, बोरोइंग पावर्स, यानी अगर पैसे लेने की जरूरत पड़ी तो बोरोइंग पावर क्या है। आपको पता है अक्सर पाकिस्तान वाले बाहर के मुल्कों में पैसे लेने गए होते हैं, तो कितना बोरो कर सकते हैं पैसा, ये लोग मशवरा देंगे। और तीसरा काम, अगर दौरान साल सूबे को पैसों की जरूरत और पड़ जाए तो फिर चंदा क्या दिया जा सकता है सूबे को या नहीं दिया जा सकता। कितनी ड्यूटीज होगी एनएफसी की? 3 ड्यूटीज होगी। चौथी एक ऐसी उसने लिखी हुई है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एनएफसी टू मेक सजेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को मशवरा दे दे रिगार्डिंग नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, समझ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, हमारे टैक्सेस के जो पैसे पड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स अमंगस्ट फेडरेशन, इस्लामाबाद में जो है फेडरल गवर्नमेंट, एंड प्रोविंसेस। ये पहला काम हो गया। हुकूमत और सूबों के दरमियान कितने पैसे बांटे जाएं, ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? एनएफसी की। ये मेन जिम्मेदारी है, बाकी सारी ऐसे ही हैं बस। दूसरा, द मेकिंग ऑफ चंदा बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द, दौरान साल चंदा मांग सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और तीसरी बात, एक्सरसाइज बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ दी बोरोइंग पावर्स, उधार किस हद तक लिया जा सकता है। तो फेडरल गवर्नमेंट बाहर के मुल्क में जाकर उधार ले सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान में उधार ले सकती है, एंड एनी अदर फाइनेंशियल मैटर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कई दफा उधार लेती है, कई दफा चंदा लेती है। चंदा लेने का मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले सकती है बाहर से, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चंदा लेने का मतलब ये होगा पैसे हमेशा के लिए उसको चले गए, और उधार लेने का मतलब होगा पैसे वापस करने हैं। तो ओवर जी, इसको याद कर लें, हम घर जाके क्या याद करते रहेंगे। व्हाट इज हाउस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफसी? द प्रेसिडेंट शैल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years shall form an NFC consisting of Minister of Finance of Federal Government, Minister of Finance of such other persons as appointed by President after mashwara of Governor. Next, duties of NFC. The distribution, ये जो 3 लाइनें हैं ना मेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स, ग्रांट्स इन एड, बोरोइंग पावर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स अमंगस्ट फेडरेशन एंड प्रोविंस, and the making of chanda by whom to whom, by federal government to, and the exercise by the federal government and the provincial government of the borrowing powers. अच्छा जी, अब प्रेसिडेंट साहब को सजेशन दे दी गई या प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर आना है। प्रेसिडेंट साहब को किसने क्या सजेशन दी है, ये जरा ड्यूटीज ऑफ एनएफसी में पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। प्रेसिडेंट साहब को किसने क्या सजेशन दी है, बता दें जल्दी। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ टू मेक मशवरा टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हमने 4 चीजों का मशवरा दे दिया, भाईजान ये कर लो, हमारे ख्याल से इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो। पॉइंट 3 आसान है, 3A लॉ में बाद में आया था, 3B लॉ में बाद में आया था। पॉइंट 4 ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट, मैं वो आता हूं बाकी चीजों की तरफ। ऑर्डर बाय, एक रिदम चले ना हमारा, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ एनएफसी। किसने किसको सजेशन दी हुई है, जरा ज़हन में है, किसने किसको सजेशन दी हुई है? एनएफसी ने प्रेसिडेंट को मशवरे दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ एनएफसी प्रेसिडेंट शेल, प्रेसिडेंट 3 ऑर्डर पास करेगा। नंबर 1, पहला तो वही मेन काम, द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स विच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच सूबा। और दूसरा काम जो है ये करेगा कि जो भी पैसे तय हो गए वो पैसे डायरेक्ट सूबे की गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। और तीसरी बात, ये बीच में कोई बंदा नहीं डाला जाएगा। और तीसरी बात ये कि वो पैसे दोबारा एफसीएफ की बास्केट में डाले नहीं जाएंगे, यानी अगर सूबे को पैसे दे दिए तो दे दिए, बात खत्म। तो अब 3 ऑर्डर बता दें जो प्रेसिडेंट ने पास करने हैं। नंबर 1, एक तो वहीं से उठा लें, वही वाला, द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
प्रोविंसेस। पहला ऑर्डर पास करना है, दूसरा तीसरा अपनी तरफ से बनाए, और वो बड़ा आसान सा है। क्या, अब जब पैसा बांटना है तो बांटते हुए क्या करना है, डायरेक्ट सूबे को दे दें, और तीसरी बात वापस ना मांगे। खत्म होगी बात। अब ये डायग्राम ऐसे जहन में रखें, पहले पैसा बांटा जाएगा, डायरेक्ट सूबे को बांटा जाएगा, और तीसरा उससे वापस नहीं मांगा जाएगा। ये किसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशंस ऑफ एनएफसी ले बिफोर भी की जाए, खाली प्रेसिडेंट की इजारादारी नहीं है, ले बिफोर भी की जाए। बोथ हाउसेस को भी बताया जाए कि इन्होंने क्या मशवरा दिया था और फिर प्रेसिडेंट का क्या ऑर्डर आया। तो रिकमेंडेशंस पहले किसने करनी है, एनएफसी की ड्यूटी है रिकमेंडेशंस करना। रिकमेंडेशंस की बेस पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, और रिकमेंडेशंस को किसके सामने और भी रखा जाए, ये मैं अभी बनाने दूंगा आपको। द रिकमेंडेशंस ऑफ एनएफसी शैल बी लेड बिफोर, कौन किसके सामने क्या करेगा, एनएफसी बोथ हाउसेस के सामने अपनी सजेशंस ले बिफोर करेगा, बोथ हाउसेस भी और 4 जो सूबे की असेंबलियां उनके सामने भी, यानी 6 जगह पे ये सजेशंस पेश कर दी जाएंगी कि हमने प्रेसिडेंट साहब को ये सजेशन दी हुई थी, बाद में प्रेसिडेंट साहब ने ये ऑर्डर पास किया, तो सजेशंस भी बता दी जाएंगी और फिर प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी इनको पता होगा। नेक्स्ट, बिफोर एनी ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, बिफोर एनी ऑर्डर, कोई भी फैसला सुनाने से पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मे मेक अमेंडमेंट्स इन द लॉ रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस एज ही कंसीडर्ड नेसेसरी। समझ आ गई। तो ऑर्डर पास करने से पहले प्रेसिडेंट कानून बदल सकता है पैसों की तकसीम के, प्रेसिडेंट सूबों के दरमियान पैसे तकसीम होने के कानून बदल सकता है। इसकी एक मिसाल सुने। फर्ज करें पहले पैसे तकसीम होते थे आबादी के एतबार से, आबादी जिस सूबे की ज़्यादा है, मिसाल दे रहा हूँ, बाद में सोचें यार आबादी की बुनियाद पे ना करो बल्कि रकबा देख लो, पता नहीं शायद सिंध सबसे बड़ा हो या सरहद सबसे बड़ा हो, तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा भाई कह रहे हैं, तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, तो फिर रकबे के एतबार से कर लो। ये असूल कौन बदल सकता है, प्रेसिडेंट। तो बिफोर एनी ऑर्डर, और बात वही वाली है, वो जो एक बात बार चल रही है, वो बात 3 जगह आई है, ड्यूटी ऑफ एनएफसी में भी वही बात आई है, इधर भी वही बात आई है, इधर भी वही बात आई है। क्या, सूबों में पैसे तकसीम करना, तो ड्यूटी भी है सूबों में पैसे तकसीम करने की इसकी, और ये फिर अपने ऑर्डर के मुताबिक पैसे तकसीम करेगा, और बिफोर दिस ऑर्डर ही में अमेंड द रूल्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसे। अच्छा जी, एक और इसी से आप खींच लें, दौराने साल अगर ज़रूरत पड़ गई ग्रांट की, चंदे की, तो प्रेसिडेंट साहब के पास आप जाएंगे, वो एक और ऑर्डर पास कर देगा, एन अदर ऑर्डर, यानी इससे हट के एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर क्या है, ग्रांट इन द केस ऑफ कोई मसला। तो अगर दौराने साल सूबों को पैसों की इजाज़त पड़ गई, तो वो पहले बात ऊपर भी हो चुकी हुई है, ये देखें, ये एनएफसी की ड्यूटीज में शामिल था, ग्रांट इन एड, गवर्नमेंट से पैसे मांग सकती है, तो इसका ऑर्डर कौन पास करेगा फिर, प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर मेक चंदा, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है ये बात, ये ड्यूटी किसकी है कि चंदा कितना देना है, ये बताना किसकी ड्यूटी है कि चंदा कितना देना है, और फिर चंदा देने का ऑर्डर किसने पास करना है, द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर मेक चंदा टू द प्रोविंसेस इन नीड ऑफ असिस्टेंस, मदद की जरूरत में, और वो मसले की जरूरत में, एंड सच ग्रांट शैल बी चार्ज अपॉन एफसीएफ। और ये चंदा भी किस बास्केट से निकाला जाएगा, आपके सिलेबस में कोई भी चीज पीएफ से नहीं निकाली जाएगी, याद रखिएगा। तो ये पैसे किससे निकाले जाएंगे, एफसीएफ से। तो ये ठीक है, सारी बातें एक रिदम के अंदर मुकम्मल हो गई। मुझे जरा नंबरिंग करवा दें इनकी। ये कौन सा पॉइंट था, 1, ये 2 था, और ये 4 था, और ये लिख लेता हूं
ये 5 था और ये 7। अब नोट कर ले, किताब पे अपनी नोट करें। ये कौन सा आर्टिकल है? एक्सेलेंट, 160। ये ना सेक्शंस नहीं है, ये आर्टिकल्स हैं। जल्दी करें, आधा मिनट है। चलें जी, इसको याद करें आप। फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी, ये मैंने लिखा है अनदर ऑर्डर, ग्रांट इन एड। रिकमेंडेशन ऑफ एनएफसी ले बिफोर बोथ हाउसेस। चलें जी, बस कर दें। चलें, द प्रेसिडेंट एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years shall form an NFC. NFC comprises of federal finance minister, provincial finance ministers, and any other person appointed by with the suggestion of governor. Following other duties of NFC: the distribution of tax receipts between federation and provinces, the borrowing powers, एंड तीसरी चीज थी ग्रांट इन एड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और चौथी बात ऐसी एक लिखी हुई थी। नेक्स्ट, वो लिखनी जरूर है पेपर में। ये 4 ड्यूटीज हो गई एनएफसी की। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ एनएफसी द प्रेसिडेंट शैल पास एन ऑर्डर। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा, उसमें क्या चीजें होंगी? 3 चीजें होंगी। नंबर 1, वही बात, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स अमंग्स प्रोविंसेस, और पैसा विल बी डायरेक्टली पेड टू provinces and will not be taken back, तो नहीं, केवल कुछ और लिखा हुआ है, will not again become part of FCF। FCF में दोबारा नहीं इस पैसे को मांग के डाला जाएगा। ये ऑर्डर हो गया, और ये तो एज इट इज लिखने, ये तो पूरी लाइन लिखी हुई है। और उसके बाद द प्रेसिडेंट मे बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, आगे बता दें, मेक अमेंडमेंट्स ऑन द इन द लॉ रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ taxes amongst the provinces, and in case of any assistance the president will order the grant in aid। तो जरूरत पड़ी साल के दौरान तो प्रेसिडेंट चंदा देने की इजाजत दे देगा। अच्छा यार, ये 3A नया ऐड हुआ था लॉ में, पहले नहीं है, ये जरा बता दें 3A का क्या मतलब है? 3A नहीं है नोट्स में, होगा पिछले सफे पे। 3A लॉ में नया ऐड हुआ है को मतलब तादे आसान सा मतलब है। एक्सेलेंट, जो पिछले साल सुबह को पैसे दिए हैं उससे कम नहीं हो सकते इस साल, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। तो सादा सी बात है। अब पिछले साल मेरी पॉकेट मनी 10,000 थी या 5,000 थी, जो भी थी, अब उससे कम तो नहीं हो सकती, वो ज़्यादा ही करें तो बेहतर है। वही द शेयर ऑफ सूबा इन ईच सजेशन, सजेशन का बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, अवार्ड लिख के आने पेपर में। द शेयर ऑफ द प्रोविंस इन ईच सजेशन ऑफ एनएफसी शैल नॉट बी लेस देन शेयर इन द प्रीवियस। अच्छा, ये मैंने नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको आप बेशक ना पढ़िएगा, क्योंकि इसकी जगह वो बेहतर फॉर्म में मैंने उधर बना के दे दिया आपको। तो हर सूबे को जो पैसे दिए जाएंगे पिछले साल की निस्बत ज्यादा दिए। 3B भी लॉ में नया आया, ये जरा बता दें क्या है? 3B भी लॉ में नया आया था। क्या लफ्ज़ हाईलाइट करूं? क्या? बाय नहीं, बाय एनुअली नहीं, बाय एनुअली गलत है।
मेन बात मैं हाईलाइट कराना चाह रहा हूं, नहीं, मॉनिटर, मॉनिटरिंग का पॉइंट है, मॉनिटरिंग। कौन क्या मॉनिटर करेगा और कब मॉनिटर करेगा, अब मुझे आप बता दें, कौन क्या मॉनिटर करेगा। मसला होता होगा ना, जब पैसे बांटते होंगे तो मसले आए होंगे, तो लॉ में जरा तब्दीली आई, 3B नया पॉइंट डालना पड़ा। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स पे एक और जिम्मेदारी डाली। क्या इनके कंधों पे जिम्मेदारी डाली? समझ लें, इनकी एक और ड्यूटी है, अनदर ड्यूटी, इनकी एक और ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? शैल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पैसे बाई एनुअली, साल में 2 दफा चेक करेंगे कि पैसे मिले भी हैं या नहीं, एंड ले देयर रिपोर्ट्स बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो अनदर ड्यूटी, अनदर ड्यूटी कौन सा पॉइंट है? लेकिन नॉर्मली ड्यूटीज में आप यही लिख के आइएगा, अनलेस के ये ड्यूटी अलग से पूछी उसने, ड्यूटीज में ये पॉइंट ना लिख के आइएगा, ड्यूटीज में नॉर्मली 2 वाले ही लिख के आइएगा। ये 3B है। ओके, ये क्या लफ्ज़ है? टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है? नेशनल असेंबली और सेनेट। टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्सेस रेज कर सकती है? टैक्सेस ऑन इनकम्स, कौन सा टैक्स है ये आजकल? इनकम टैक्स। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, मिसालें नहीं लिखनी, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, ये भी इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन होती है कंपनीज। नॉट इंक्लूडेड टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग, और ये इसको काट दें, इसको काट दें। अच्छा, टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, ये कौन सा टैक्स है वैसे? सेल्स टैक्स। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन, ये पता नहीं कौन सा टैक्स है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय, सच ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, सच टैक्सेस एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। ड्यूटीज, टैक्सेस, लफ्ज बदल बदल के बस लिख रहा है। ये कौन टैक्सेस इकट्ठे कर सकता है? मजलिस शूरा ये टैक्सेस इकट्ठे कर सकती है। The taxes raised under authority of Majlis Shura are as follows. लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, बस ओवर हो गया। अब ये कोई आधा पौना सफ़ा है, इसमें से आखिरी 4-5 लाइनें आपने पहले एक दफ़ा पढ़ी हुई हैं और ये कुछ आसान सी बातें हैं, ये पढ़ लेते हैं। 161 बस उर्दू में पढ़ लें क्या लिखा है, फिर इसको याद कर लेते हैं। 161 क्या लिखा है जी? अगर किसी इलाके से गैस निकली और गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई ड्यूटी लगाई, ड्यूटी से मतलब टैक्स लगाया, या रॉयल्टी, रॉयल्टी होती है कि उस इलाके वालों से आपको पैसे लेते हैं या उस इलाके वालों को पैसे रिसीव करते हैं। इफ़ अगर गैस निकलने पर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी लगाए या कोई रॉयल्टी ले तो वो पैसे उस सूबे को देंगे जहाँ कुआं मौजूद था, जहाँ कुआं मौजूद था। असल में होता ये है, रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट वो सुन लें। आपके इलाके में गैस निकल आती है, आप कुछ गैस जो है वो मिसाल के तौर पे खुद रख लेते हैं और कुछ गैस गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आप सारी गैस खुद रख लेते हैं और हुकूमत कहती है कि हम आपको गैस निकालने की इजाज़त दे रहे हैं, तो आप कुछ गैस रख लो, बाकी आप हमें क्या दे दो? पैसे दे दो। मिसाल के तौर पे 100 किलो गैस आप रख लो और सारी की सारी बेशक रख लो, उसमें से 20 किलो गैस के हमें क्या दे दो? पैसे दे दो, क्योंकि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं गैस निकालने की। क्योंकि आपका ये आर्गूमेंट होता है कि हमारे इलाके से निकली है तो हमारी है, तो गवर्नमेंट ये कहती है नहीं, हमें भी थोड़ा बहुत इसके अंदर हिस्सा दो क्योंकि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि जिस भी सूबे से गैस निकलेगी तो जो हुकूमत पैसे लेगी वो फेडरल गवर्नमेंट को जमा कराएंगे या उस सूबे को जमा कराए जाएंगे? तो वो जवाब मुझे बता दें, उस सूबे को दिए जाएंगे। पैसे, नेट का मतलब होता है, कई दफ़ा आप लेना देना मिक्स कर लेते हैं। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी, द पैसे ऑफ रॉयल्टी shall not form part of FCF। इसको FCF की बास्केट में नहीं डालना। आई रिपीट, जो मैंने हाईलाइट किया कर लें आप। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड द पैसे ऑफ रॉयल्टी shall not form part of, फिर क्या करें बता दें, फिर क्या करें? and shall be paid to the province where the कुआं is located।
अच्छा जी, यही बात अब ऑयल के लिए लिखी हुई है। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल चार्ज एट कुआं shall not form part of FCF and shall be paid to the province where the wellhead is, where the कुआं is located। तो ये ऊपर वाली लाइन याद करेंगे, ए बी खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लोग प्रॉफिट कमाते कैसे हैं? नेट प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है? नेट प्रॉफिट क्या होता है? मींस रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ पावर। ये लोग जो भी चीज़ है, गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़ है, बेचते हैं और उसमें से अपने खर्चे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कई दफ़ा कोई गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, कोई ड्यूटीज़ देनी पड़ती है, कोई लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, कोई डेप्रिसिएशंस खर्चे होते हैं, और कोई एसेट्स आपके ऑब्सोलीट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, तो ये सारे आपके खर्चे हैं। नेट प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ पावर। अच्छा ये ना तीन चीज़ें बन गई, एक हो गई नेचुरल गैस, एक हो गया ऑयल, और एक हो गया बल्क जनरेशन ऑफ पावर। ये तीन चीजें अलग अलग हो गई। अगर कोई बंदा किसी इलाके में बहुत ज्यादा पानी है और वहां से वो बिजली बना रहा है, तो द नेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजली एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शेल बी पेड टू द प्रोविंस। क्या वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे या वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और नेट प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? रेवेन्यू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, ऑब्सोलेसेंस और डिफरेंट चीज़ें। तो ये इसकी हेडिंग है, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वन 162 तीन काम आपने सदर की इजाजत के बगैर नहीं करने। तीन काम सदर की इजाजत के बगैर नहीं करने। वो असूल जिन पे सूबों में पैसे तकसीम करने हैं, वही वाली बात होगी। वो असूल जिनमें सूबों में पैसे तकसीम करने हैं, वो आपने किसकी इजाजत के बगैर नहीं करना? सदर की इजाजत के बगैर नहीं करना। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन आपने सदर की इजाजत के बगैर नहीं बदलनी। डेफिनेशन हमने पढ़ ली हुई है। एग्रीकल्चर इनकम की इजाजत आपने सदर की इजाजत के बगैर नहीं बदलनी। और तीसरी चीज, हर वो टैक्स जिसका पैसा सूबे के अकाउंट में जाता है, जैसे ये वाले टैक्सेस, हर वो टैक्सेस जिसका पैसा सूबे के अकाउंट में जाता है, उन टैक्सेस को लगाने या बदलने के असूल सदर की इजाजत के बगैर नहीं बदलने। ये तीन बिल पास नहीं हो सकते किसकी इजाजत के बगैर? सदर की इजाजत। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन नेशनल असेंबली विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकते। imposes a tax or varies a tax, the पैसे of which is allocated to any province। इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, सिर्फ ये वाली इंग्लिश जरा टफ टाइम देगी, इसलिए इसकी उर्दू भी लिख दी है। ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे किसको जाएं? सूबे को जाएं। ऐसा टैक्स लगा नहीं सकते आप अनलेस कि किसकी इजाजत ले लें। imposes a tax the पैसे of which is allocated to province, the पैसे of which is allocated to province। जैसे ये वाले पैसे, where is the meaning of agriculture income for charging income tax। फिलहाल तो एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स लग नहीं रहा, लेकिन अगर कभी इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे लगा, अगर कभी लगा खुदा ना खास्ता, तो फिर किसकी इजाजत के बगैर नहीं लग सकता। एंड अफेक्ट्स द असूल ऑन विच द मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू प्रोविंसेस। सूबों में पैसे तकसीम होने के असूलों को बदलना किसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकता? सदर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। ओके, प्रोविंशियल असेंबली टैक्स लगा सकती है प्रोफेशनल्स पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर, डॉक्टर्स पर, इंजीनियर्स पर। ये प्रोविंशियल असेंबली को पावर अवेलेबल है। पढ़ लें अंग्रेजी में। प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशंस। A provincial assembly may impose taxes on persons engaged in professions, ट्रेड्स और एम्प्लॉयमेंट। असल तो ये प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन कभी कभी ट्रेडर्स पे भी हुकूमत को टैक्स लगा देती है। और एम्प्लॉयमेंट्स, कोई भी एम्प्लॉयमेंट्स आप दे रही हो, नौकरियां दे रही हो लोगों को, तो फिर भी आप ट्रेडर हैं, तो प्रोविंशियल असेंबली इन लोगों पे टैक्सेस लगा सकती है। नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स स्पेसिफाइड बाय मजलिस शुरा। नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स को आसान कैसे कर सकते हैं? विद इन का लफ्ज़ करते हैं। हाँ, विद इन लिमिट्स स्पेसिफाइड बाय मजलिस शुरा। तो मजलिस शुरा को लिमिट्स बता देगी, उसके अंदर रहते हुए आपने फिर क्या करना है?
प्रोफेशनल्स पे, ट्रेडर्स पे, कोई एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे हैं उन पे टैक्स लगा सकते हैं। ये ग्रांट तो कंसोलिडेटेड फंड से हमने पहले भी दी है उस पॉइंट में, पता नहीं ये एक आधे नंबर का सवाल आता है पेपर में। द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेक चंदा फॉर एनी पर्पस, लेकिन ये चंदा असल में सूबे को नहीं दिया जा रहा, ये वो वाला नहीं है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये चंदा हो सकता है आम लोगों को किसी भी सूरत में देना पड़ सकता है। तो द फेडरेशन और प्रोविंस में मेक चंदा फॉर एनी पर्पस, किसी भी लोगों को अपने इलाके में चंदा दे सकते हैं। तो अजीब सा लफ्ज़ आएगा ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कोई आधे नंबर का सवाल आ सकता है। अच्छा जी, ये बात हमने उस चैप्टर में पढ़ ली भी है, तो हमारा चैप्टर है कौन सा वाला, नहीं 5 नहीं, चैप्टर 13 के हुकूमत ने अपनी इनकम पे किसी को टैक्स नहीं देना। याद आ रहा है, हुकूमत ने अपनी इनकम पे किसी को टैक्स नहीं देना, ये बात याद आ रही होगी शायद आपको। द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी या ऑन इट्स इनकम। फेडरल गवर्नमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को टैक्स नहीं देना, या फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई इनकम कमा रही है तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को टैक्स नहीं देना। लेकिन आपको याद होगा इसकी एक्सेप्शन पड़ी थी, इसकी एक्सेप्शन पड़ी थी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कंपनी बना के कारोबार शुरू कर दे फिर टैक्स देगी, वो अगले सफ़े पे है, वो मैं बाद में पढ़ाता हूँ। तो फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी, या फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम, नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड ऑन इट्स इनकम अंडर एनी एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें वो क्या कहे, फेडरल गवर्नमेंट तुम टैक्स दो, एंड वाइस वर्सा भी है। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी या ऑन इट्स अंडर द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, तो वाइस वर्सा है। ना फेडरेशन सूबों से टैक्स ले सकती है और ना सूबे फेडरेशन से टैक्स ले सकते हैं। और एक और बात भी है बीच में, एक सूबे वाले दूसरे सूबे से भी टैक्स नहीं ले सकते, एक सूबे वाले दूसरे सूबे से भी टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन उधर पड़ी थी, अगर एक सूबा दूसरे सूबे में जाके काम करे फिर दूसरा सूबे वाला टैक्स ले सकता है। याद आ रही है वो बात, एज इट इज, ये उस सेक्शन को मैच कीजिएगा, वही बातें हैं सारी। इफ एनी ट्रेड बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट आउटसाइड द प्रोविंस, दैट इनकम मे बी टैक्स्ड अंडर मजलिस शूरा और अंडर द एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सिंध वाले अगर इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस्लामाबाद वाले टैक्स लगा सकते हैं, और सिंध वाले पंजाब पहुंच गए तो पंजाब वाले टैक्स लगा, लेकिन अगर सिंध वाले सिंध में ही रहे फिर कोई टैक्स नहीं लग सकता। However, fees for rendering service can be imposed. सर्विसेज पर टैक्स या फीस कोई भी लगा सकता है। सर्विसेज पर टैक्स, सर्विसेज वगैरह देते हैं ना, सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही थी, सर्विसेज वगैरह पर टैक्स लगाया जा सकता है। ना, इसको याद करें, इसको याद करें। फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या इनकम पर सूबे को टैक्स जमा, फेडरल गवर्नमेंट सूबे को टैक्स जमा नहीं कराएगी, पहली बात होगी। वाइस वर्सा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स नहीं देगी, चाहे कोई कानून पार्लियामेंट ने या किसी और सूबे ने बनाया हो, फिर भी कोई सूबा इंटरवीन करने की भी कोशिश करे फिर भी नहीं करना। लेकिन एक सूरत में टैक्स देना पड़ेगा, अगर सूबा अपनी हदूद से बाहर जाकर बिजनेस करे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सेल ऑफ गुड्स की बात होगी, लेकिन सर्विसेज वगैरह पर टैक्स लगाया जा सकता है। चलिए जी याद करें जल्दी से। 165 फेडरल गवर्नमेंट, पहले लफ्ज़ बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम अंडर द कानून ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सिमिलरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इट नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम अंडर कानून ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अंडर कानून ऑफ मजलिस शूरा या अंडर कानून ऑफ अदर सूबा। However, if a trade or business is carried on by provincial government outside its province, that income may be taxed under the hukam of Majlis Shura or under the hukam of provincial assembly where business is carried on. एक बात आपको पढ़ा दी भी है, वो है अगर कॉरपोरेशन कंपनी बना ले, अगर क्या बना लें, कंपनी बना लें, फिर टैक्स देना पड़ेगा। मुबारक हो, ये चैप्टर खत्म हुआ। ये जो लाइनें हैं ये आपको मैं कल बता दूंगा क्या है। ये 2 लाइनें पढ़ लें बस आखिरी।
पावर ऑफ, अभी हम सारा रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है। पावर ऑफ मजलिसे शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन कंपनीज लिखें, सर्टन कंपनीज। ये बात हमने वहां की थी। क्या, अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद कोई कारोबार ना करे बल्कि क्या बना ले, कंपनी बना ले, फिर उस कंपनी ने क्या जमा करवाने, मजलिसे शूरा कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय और ओन्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय अ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर खुद कारोबार करें ठीक है, लेकिन अगर कंपनी बना के कारोबार करें तो फिर उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोर्ट भी कह दे, कोई कोर्ट, बड़े बड़े कोर्ट्स में से सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि टैक्स ना दो, फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग बड़े बड़े कोर्ट which conflict with above provision shall be void। लिखें, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कंपनी को इजाजत दे दे कि टैक्स ना दो, उसे फिर भी देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कंपनी को इजाजत दे दे टैक्स ना दो, उसे फिर भी देना पड़ेगा। ये कौन सी कंपनी है? जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है। तो उर्दू में पॉइंट 3 का मतलब लिखें, अगर सुप्रीम कोर्ट भी, क्या है आगे, इजाजत दे दे कंपनी को कि टैक्स जमा ना कराओ, वो फिर भी कराएगी, ऐसी की तैसी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत दे दे किसी कंपनी को कि वो टैक्स जमा ना करवाए, वो कंपनी फिर भी टैक्स जमा करवाएगी। ओके, मैं वहीं से शुरू करूंगा दोबारा जहां से हमने शुरू किया था पहले। एनएफसी, फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। 3 किस्म के लोग हैं, ज्यादा तंग नहीं करूंगा। एनएफसी की फॉर्मेशन, कितने किस्म के लोग हैं? ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, सूबों में पैसे तकसीम करना, बोरिंग, बोलो बोलो, सूबों में पैसे तकसीम करना, साथ साथ बोलते नहीं बस, सूबों में पैसे तकसीम करना, बोरिंग पावर और ग्रांट इन एड, और एक चौथा पॉइंट भी है वो आपने याद करना है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ने 3 ऑर्डर पास करने थे, सूबों में पैसे तकसीम करना, और वो जो ऐसे ऐसे हाथ हिला के डायरेक्ट पैसे सूबे को दिए जाएंगे और वापस एफसीएफ की बास्केट में डाले जाएंगे। और ये सजेशंस एनएफसी इन दोनों हाउसेस के सामने भी ले बिफोर करेगा। एक और बीच में इनकी ड्यूटी थी कि बाई एनुअली ये मॉनिटरिंग करेंगे और ये भी ले बिफोर करेंगे बोथ हाउसेस के सामने। और इसके अलावा एक और ऑर्डर प्रेसिडेंट दे सकते हैं, ग्रांट इन एड, और ऑर्डर से पहले सूबों में पैसे तकसीम करने के असूलों को बदल सकता है। ये कौन सा आर्टिकल था? 160। पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड पैसे ऑफ रॉयल्टी जो भी हुकूमत के पास आ रहे हैं, ये आपने हुकूमत के पास नहीं आएंगे। हो सकता है हुकूमत जबरदस्ती ले ले, लेकिन कलेक्ट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, अल्टीमेटली किसको दे देगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इसी तरह जो पैसे आ रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, वो पैसे भी, बल्क जनरेशन से, वो पैसे भी किसको दे दिए जाएंगे? जो भी प्रॉफिट कमाए हुकूमत इनसे, वो किनको दे दे? प्रोविंसेस को दे दे। 3 बिल प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर पास नहीं किए जाएंगे। किसी को जबानी याद हो? हाथ खड़ा करके बता दे। 3 बिल प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर पास नहीं किए जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन बदलना, वेल डन। दूसरा, सूबों में पैसे तकसीम करना। नंबर 3, ऐसे टैक्सेस इंपोज करना जिसके पैसे किनको जाने हैं? सूबों को जाने। नेक्स्ट, ये तो ऐसे ही कोई 163 था, प्रोफेशनल्स पे टैक्स लग सकता है और चंदा दिया जा सकता है। 165, फेडरल गवर्नमेंट ने सूबे को टैक्स नहीं देना। सूबे ने फेडरल गवर्नमेंट या किसी और सूबे को टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर सूबा बाहर जाके कारोबार करे वह टैक्स देना। इन द एंड सर्विसेज पे टैक्स लग सकता है। और आखिरी बात, बोले 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 बोले, कंपनी अगर बन गई है तो उसने टैक्स, लेकिन अगर कोर्ट भी इसके खिलाफ फैसला सुना दे तो उस फैसले की कोई हैसियत नहीं है और उसको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा मोहतरम, ये ना 3 चीजें हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। जरा तसल्ली से बात सुनिएगा। टैक्सेस रेज्ड या लेविड बाय, टैक्सेस पार्लियामेंट लगा सकती है
ये हमने पढ़ ली है उसमें एनएफसी वाले में। टैक्सेस पार्लियामेंट लगा सकती है, वो जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज अभी पढ़ा है। टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट भी लगा सकती है और टैक्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लगा सकती है। ये 3 सवाल अलग अलग आते हैं पेपर में। पावर्स ऑफ फेडरेशन टू लगा टैक्सेस, पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लगा टैक्सेस। ये कौन सा पेज है? 14। पावर ऑफ फेडरेशन टू लगा टैक्सेस, ये मैंने कल पढ़ाना है आपको, लेकिन हेडिंग याद कर लें। पावर ऑफ फेडरेशन टू लगा टैक्सेस, फेडरल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगा सकती है, ये लिस्ट आपने याद करनी है, मैंने क्या पढ़ाना है आपको। पावर ऑफ फेडरेशन टू लगा टैक्सेस और पावर ऑफ सूबे टू लगा टैक्सेस। पावर ऑफ फेडरेशन टू लगा टैक्सेस, पावर ऑफ सूबे टू लगा टैक्सेस। एक और सवाल आता है कभी कभी पेपर में, पेज 12 पे, क्या? टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। तो आप ऐसा करें, आप 3 स्टार लगा लें। टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट एक चीज हो गई, एक हो गया टैक्सेस रेज्ड बाय फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट, और एक चीज होगी टैक्सेस रेज्ड बाय प्रोविंसेस। डन। एक पेज 14 पे है और एक पेज नंबर 12 पे है। बिस्मिल्लाह, सारे पास पेपर करने हैं इसके, 2 से 3 मिनट लगेंगे। लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड विद इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सूबे। ये मैंने पढ़ाई नहीं आज, लेकिन सवाल तो बता देना। लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड विद इन द लॉ ऑफ प्रोविंसेस। पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लगा टैक्सेस। डन। कौन सा हो गया? पेज नंबर 14। अटेंटिव रहे तू, आसान सा बातें हैं। एनएफसी हैज द ड्यूटी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट। इतना तो हमने याद किया होता, ये तूने बता दिया। विद रिगार्ड टू फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच सजेशंस। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच सजेशंस। एनएफसी सजेशंस बताएं उसकी। मेरे ख्याल से ड्यूटीज पूछ रहे हैं, ड्यूटी से पूछ रहे हैं ना। एनएफसी हैज ड्यूटी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट with regard to finance related matters. You are required to list such suggestions. Such suggestions बता दें। पेज नंबर 12। suggestions आ रही होंगी। क्या लफ्ज लिखा हुआ है बोलें? नहीं, ड्यूटीज ऑफ एनएफसी के नीचे देखें ना क्या लिखा हुआ है। It shall be the duty of NFC to make suggestion to president. You are requested to make such suggestions. बताओ 1 2 3 4, तो 162 का 160 का 2, जवाब में क्या देके आएंगे? 160 का 2। स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। टैक्सेस रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पेज नंबर 12। ये हो गया। Also state 4 types of taxes which are covered under the scope of legislation of federation and under the scope of legislation of provinces. ये कौन सा है? पेज बोले फूल झड़े। पेज नंबर 14। डन। List any 5 taxes which can be imposed by parliament. नहीं, which can be imposed by। यार क्या फर्क है फेडरेशन और फेडरल गवर्नमेंट में? कोई फर्क नहीं, सेम चीज। तो कौन सा पेज लिख के आएंगे? पेज 14। सारा नहीं, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट वाला इसमें। स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। स्टेट द ड्यूटीज ऑफ। लिस्ट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज व्हिच मे बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब यही ना याद करते रहिएगा, इन्हीं में से अगली दफा आ जाना है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। Parliament also lists the various types of taxes which are covered under the scope of legislation of province. तो पेज 14। प्रोविंसेस वाला भी पेज 14 पे है ना, और फेडरेशन और फेडरल गवर्नमेंट वाला भी पेज 14 पे है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160 4 रह गया। लिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच कैन बी इंपोज्ड बाय फेडरेशन। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ।
which can be imposed by federation as provided in federal legislative list. ये एक मुश्किल सा लफ्ज़ है, मैंने पढ़ाया नहीं था आज अभी, ये इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा. फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, वही वाली बात. फेडरल गवर्नमेंट वाले टैक्सेस हैं, प्रोविंशियल वाले या पार्लियामेंट वाले? फेडरल गवर्नमेंट वाले. आगे चलें, कौन सा सवाल हो गया? Under the provisions of Article 160 of Constitution of Pakistan, briefly describe the formation of NFC. Who may be the members of such commission? दो अलग अलग सवाल हैं, एक ही सवाल है? दो अलग अलग सवाल हैं, एक ही सवाल है? अलग सवाल कहाँ है यार? Briefly describe the formation of NFC, full stop. यानी who may be the member of such commission. Formation या who may be the member में और क्या लिख के आएंगे? फॉर्मेशन में भी यही लिख के आएंगे, हूं मैं भी द मेंबर में भी. पागलों की तरह दो दफा ना लिखाइएगा, सवाल एक ही है. फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और पता नहीं क्या कहते हैं. शुक्र है सवाल थोड़ा सा हट के भी आया है. लिस्ट द टैक्सेस व्हिच कैन बी इंपोज्ड बाय, सॉरी एक और सवाल भी है ना, क्वेश्चन 2. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? अब ओवर एफिशिएंट बन के पीएफ नहीं लिख के आ जाना, खाली क्या लिख के आना है? एफसीएफ. पॉइंट 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ? आई एम नॉट आस्किंग यू रिगार्डिंग पीएफ. इफ यू आर ओवर एफिशिएंट यू शुड बी ओवर एफिशिएंट एट योर ओन. अच्छा जी, आगे चलें. एनुमरेट द खर्चे विच आर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ. एनुमरेट द खर्चे, अब आप कहेंगे एनुमरेट क्या होता है? एनुमरेट द खर्चे विच आर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ. ढूंढे एनुमरेट द खर्चे विच आर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ. कौन सा वाला लिख के आएंगे? ये वो सारे खर्चे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन. काफी लंबा है क्योंकि 8 नंबर है ना. एंड इन द एंड अल्लाह करे कोई नया सवाल हो, मजा आए पढ़ने का. लिस्ट द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट. ये वाले, ये सर ने पढ़ाया नहीं, यही आ रहा है बार बार. फेडरल गवर्नमेंट. ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी. एनएफसी की ड्यूटीज किधर हैं यार? ऐसे जाते हुए बातें नहीं करनी कि ये सर ने नहीं पढ़ाया. ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर टैक्स. अब इसमें क्या पढ़ाना है मैंने आपको? सेल, परचेज, कैपिटल वैल्यू, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस. इसको याद संडे को कर लीजिएगा. मिनरल्स फॉर यूज इन न्यूक्लियर एनर्जी एंड टैक्सेस. इसमें से आप कितने याद करेंगे? क्योंकि आई कैप भी 4-5 ही मांग रहा है, ज़्यादा नहीं मांग रहा. सारे तो याद कर नहीं सकते, कितने रट्टे मारेंगे. तो ये कोई 4-5 इसमें से याद करने की कोशिश कर लीजिएगा. और टैक्सेस ऑन इनकम्स और टैक्सेस ऑन कॉरपोरेशंस और टैक्सेस का जो लॉ लगा हुआ है उस लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. अच्छा, आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे मिनरल ऑयल पे भी इनकम टैक्स लगता है, नेचुरल गैस पे भी इनकम टैक्स लगता है. टैक्सेस ऑन सेल, परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर्ड एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट और कस्टम्स एक्ट. टैक्सेस ऑन ड्यूटीज एंड कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट, पता नहीं क्या क्या, ये भी ये वाले टैक्सेस हैं. और टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये कोई कैपिटल वैल्यू टैक्स है. और सूबा कौन कौन से टैक्सेस लगा सकते हैं? सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेज, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स. ठीक है जी, ओके, अल्लाह. उस एक मिनट, अगले हफ्ते जो टर्म टेस्ट है उसमें तो कहाँ थे हम? उसके चैप्टर मैंने लिखवाए थे, किसी ने लिखे हों? कोई एक बता दे. टर्म टेस्ट के जो 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22. अच्छा, और कल वाले टेस्ट में जितना चैप्टर हमने 22 पढ़ लिया हुआ है सिर्फ वो होगा. जितना चैप्टर 22 पढ़ लिया हुआ है वो होगा. अच्छा, दूसरा एक सवाल है कि पेपर में पता कैसे चलेगा कि कोई इलाका पाकिस्तान के या बाहर के मुल्क है? नहीं, एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि बदीन ठट्ठा, एज्यूम कैसे करेंगे कोई इलाका पाकिस्तान के या बाहर का है? नाम से.
बदीन ठट्ठा कैसे पता चलेगा पाकिस्तान का या बाहर का? अच्छा, मैं तो पहले ये कहता होता था कि आप लोग ऐसे कीजिएगा कि बाहर के जो मुल्कों के नाम है ना वो आप लोगों को पता है, मोटे मोटे बाहर के मुल्कों के नाम आपको पता है, तो जो नाम ऐसा अननोन कभी खुदा ना खास्ता आ जाए तो उसको आप पाकिस्तान का ही कोई इलाका समझिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान बदीन ठट्ठा और पता नहीं हरनाई और पता नहीं क्या क्या इलाके हैं पाकिस्तान में, वो आपको पता ही नहीं। तो ऐसा कोई नाम आ जाए, तो ज़ोब का इलाका एक दफ़ा आया हुआ था, ZHOB लिख के, ज़ोब का इलाका। अच्छा, आपको सारा पता है, आप क्लास के बाद मिलिएगा मेरे से। तो इस तरह के इलाके अगर कभी पेपर में आ जाएं तो इसका मैं तो पहले हाल ये कहता था कि बाहर के मुल्कों के नाम आपको पता हैं, तो ये जो बाकी नाम है बैलेंसिंग वो आप पाकिस्तान के एज्यूम कर लीजिएगा। लेकिन हुआ ये कि एक पेपर में लिखा आ गया घाना। अब वो घाना हालांकि बाहर का है, तो बच्चे समझ आए पाकिस्तान में है वो, क्योंकि उन्होंने कहा घाना हमने सुना नहीं हुआ था, इसलिए बाहर के इलाके हमने पाकिस्तान का समझ लिया। तो मेरे पास तो इसका फिर एक ही हल है कि पाकिस्तान के सारे इलाकों के आप नाम याद नहीं कर सकते। आप एक दिन टाइम निकाल के 250 मुल्कों के नाम पढ़ लें, गूगल पे जाके 250 मुल्कों के नाम पढ़ लें, वहाँ से आपको बाहर के मुल्कों के नाम पता चल जाएंगे। जो बैलेंसिंग हो गए वो फिर पाकिस्तान के इलाके होंगे। मेरे पास तो इसका और भी हल नहीं। अल्लाह हाफिज़, बंद कर दो।